नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे एलपी का पेपर अभी आपका 25 से 29 तक चलेगा। आज के इस वीडियो में रेलवे एग्जाम्स के लिए स्पेशली साइंस के मिक्स क्वेश्चंस के पूरे 100 प्रश्न देखेंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ही कम समय में जनरल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके अभी रेलवे एलपी के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रेलवे एलपी के अलावा साथियों देखिए आरपीएफ एसआई, इसके अलावा आरआरबी जेई, इसके अलावा रेलवे के टेक्नीशियन का पेपर हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सारे रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों आपसे दोबारा पूछे जाने की पूरी संभावना है। बिना देरी किए हुए बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास को देखेंगे और समझेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। देखिए पहला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 मीटर। देखिए बड़ी आंत और छोटी आंत दो प्रकार की आंतें होती है। याद रखना, जो बड़ी आंत होती है ना, ये साथियों इसकी लंबाई कम होती है, लगभग 1.5 मीटर, और जो छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत, इसकी लंबाई होती है 5 से 6 मीटर। आप बोलोगे सर ये तो गजब हो गया, छोटी आंत की लंबाई बड़ी है और बड़ी आंत की लंबाई छोटी है। हाँ है। देखिए छोटी आंत जो होती है ये पतली होती है, और ये बड़ी आंत जो होती है ना, ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती है। याद रखना, चौड़ी मोटी होती है ये। तो याद रखना, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई 5 से 6 मीटर लंबी होती है। आगे देखिए, जीव का कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जीव का कार्य होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए भोजन में लाला रस को मिलाने में, भोजन निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में, इन सभी में सहायक होता है जीव। तो करेक्ट होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन या टूटना क्या कहलाता है? आप बोलोगे सर विखंडन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, विखंडन करेक्ट है। देखिए इनमें से जलीय प्राणी कौन से हैं, ये आपको चुनना है। मछली भी जलीय प्राणी है, कछुआ भी जलीय प्राणी है, और मगरमच्छ जो है ये भी आपका जलीय प्राणी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? देखिए 100 क्वेश्चन है, 100 में से 70 प्लस स्कोर आपको करना है आज के इस क्लास में, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। ध्यान से टेस्ट की तरह आपको इस क्लास को लगाना है। देखिए विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आप बोलोगे सर थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था साथियों, तड़ित चालक का। मैरी क्यूरी की बात करें तो मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। इधर देखिए आपको यहाँ ग्राहम बेल बताना है, ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी, है ना। आगे देखो, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, याद रखना, +-2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 2 टर्मिनल। आगे देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वो होता है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। निम्न में से जलीय वनस्पति कौन सा है? देखिए जल में उगने वाले वनस्पति इनमें से कौन से हैं? तो हाइड्रिला भी जलीय वनस्पति और कमल भी जलीय वनस्पति है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, मरुस्थलीय वनस्पति इनमें से कौन सा है? यानी मरुस्थल में उगने वाला वनस्पति जिसको हम बोलते हैं जीरोफाइट्स, कौन सा है? तो देखिए ग्वारपाठा जो है एक मरुस्थलीय वनस्पति है साथियों, याद रखना। आगे देखिए, पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं इनमें से किस प्रकार के पौधों में? तो वह पत्तियां जो कांटों में रूपांतरित होती हैं वो तो जीरोफाइट्स पौधों में होता है, जैसे कि केक्टस है ना। केक्टस के पत्तों में कांटा होता है, वो मरुद्भिद होता है, यानी जीरोफाइट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मलेरिया रोग का कारण क्या है? अब देखिए मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से, जो कि प्लाज्मोडियम होता है। तो सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, मेरा थोड़ा गला फंस रहा है, ठीक है। गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है,
थोड़ा मोटी हो गई है, ठंड लग गया इसलिए, है ना, ध्यान से देखना। अगला, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर जो है ना वायरस जनित रोग आपको बताना है, ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एड्स, पोलियो, खसरा, पोलियो में भी वायरस का संक्रमण देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, और एड्स तो पूरी तरह से वायरस जनित है, खसरा भी पूरी तरह से वायरस जनित है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री होती है, परंतु यह रोग नहीं होता है किसको। देखिए हीमोफीलिया रोग जो होता है इसकी वाहक स्त्री होती है, लेकिन ये रोग स्त्री को कभी भी नहीं होता है, ये चीज याद रखना। ऑप्शन नंबर बी स्त्री को। किस रोग के हो जाने पर, ठीक है, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। तो भाई इनमें से कौन सा रोग है जो हो जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। अभी मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया के बारे में कि इसका वाहक स्त्री होता है, परंतु यह रोग स्त्री को नहीं होता है। तो ये जो हीमोफीलिया है ये साथियों जब होता है ना तो किसी को अगर चोट लगता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है या नहीं जमता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी में किन तरंगों का, तो पराश्रवी तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। शिशु लिंग का पता लगाने में प्रयुक्त की जाने वाली उपकरण कौन सी है, तो शिशु लिंग का पता लगाने के लिए जो है ना, जेंडर का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपयोग किया जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी, और ईसीजी का संबंध किससे है, हृदय से है। यह हृदय से संबंधित ऑप्शन नंबर ए है कि हृदय पेशी क्षति को ज्ञात करने में, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी, यानी डीएनए का डबल हेलिक्स का मॉडल किसने खोजा था। आप बोलोगे सर बड़ा ही सिंपल है, ये तो वाटसन और क्रिक ने खोजा था। बिल्कुल साथी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वाटसन और क्रिक ने। भोजन के पाचन हेतु आवश्यक तत्व कौन से होते हैं, देखिए भोजन के पाचन हेतु इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक है, आप बोलोगे सर एंजाइम। आगे देखिए, स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो देखिएगा स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर डी यूरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और यही अगर आपसे पूछे मूत्र से कौन किसका जो गंध उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, तो वहां आपका आंसर अमोनिया होगा, लेकिन यहाँ आंसर होगा यूरिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डीएनए, विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से किस में होती है, तो विटामिन ए जो है ये सर्वाधिक मात्रा में किस में होती है, गाजर में होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गाजर। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वृषण ग्रंथियां द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, तो वृषण ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन यानी मेल सेक्स हार्मोन इनमें से कौन सा है, देखिएगा ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर ए में टेस्टोस्टेरोन आपको दिख रहा है, जो कि साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन करेक्ट है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है, तो देखिए एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस है वो दूध से प्राप्त होता है। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आप बोलोगे सर दूध होगा, है ना, तो दूध करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। तो भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा दूध, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, देखिएगा रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं उनके मार्ग निर्देश के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डायबिटीज बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह कौन सी है, तो भाई डायबिटीज बीमारी जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो अग्नाशय को, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए इनमें से कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है, तो पानी के माध्यम से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है, आप बोलोगे सर हैजा है, हैजा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आर्द्रता वायुमंडलीय, देखिए न आर्द्रता यानी नमी, और नमी को किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर, माफ करना ऑप्शन नंबर सी है ना, हाइग्रोमीटर, याद रखना। आगे देखिए, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है कौन, तो मानवों में प्लाज्मोडियम का संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, अभी मैंने बताया था मलेरिया होता है। आगे देखिए, रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का प्रयोग होता है किसके लिए, ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो भाई नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? काफी प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी तरह। याद रखिए, जॉर्जस क्लॉड ने। याद रखिए, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्जस क्लॉड के द्वारा। अगला है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया से घड़ी में कोई किस प्रकार की ऊर्जा होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार मैंने पढ़ा है कि चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, जिससे क्या हो? तो पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है ताकि अपना स्थायित्व यानी स्थिरता में वृद्धि कर सके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे क्या होता है? याद रखिएगा, समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे क्या होती है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे गहराई व खारापन बढ़ता है। याद रखना, समुद्र के पानी का घनत्व कब बढ़ेगा? जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी और खारापन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो रेडियो तरंग के बारे में जब भी पूछे तो आयन मंडल आपको आंख मूंद के आंसर कर देना है, आयोनोस्फीयर। ठीक है, आगे देखिए, चंद्र ग्रहण होता है जब क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, राइट आंसर होगा जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए। जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण जो है ना, यह हमेशा किस दिन होता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। आगे देखिए, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आप बोलोगे सर आभासी होता है। याद रखना, दंत चिकित्सक का दर्पण कौन सा होता है? तो दंत चिकित्सक जो दर्पण उपयोग में लाते हैं वह दर्पण कौन सा है? तो राइट होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? याद रखिएगा, ध्वनि के परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो विद्युत चुंबकों के बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो साथियों, इनमें से कौन सा पदार्थ है तो जो विद्युत चुंबकों को या विद्युत चुंबकों के बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो करेक्ट होगा सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहे का, मृदु लोहा का। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? देखिए, विटामिन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक आपका जल में घुलने वाला विटामिन और एक वसा में घुलने वाला विटामिन। वसा में घुलने वाला विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में घुलने वाला विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन पूछा है पानी में घुलने वाला विटामिन, तो विटामिन बी होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो देखिए, हमारे भोजन में जो संरचनात्मक खाद्य पदार्थ होता है वो होता है विटामिन और खनिज। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो इनमें से किन किरणों का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो गामा किरण का। राइट है ऑप्शन नंबर सी, गामा रेज। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? तो भाई सूर्य में जो ऊर्जा पैदा होती है वो किस प्रक्रिया से? तो हाइड्रोजन के संलयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ग्लूकोमा पूछे, ट्रेकोमा पूछे, ये सभी आंख को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है, आइस को। आगे देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए जो है ना, ये कहाँ संचित रहता है? आप बोलोगे सर यकृत में। आगे देखिए, शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? तो भाई डायलिसिस कब दी जाती है? तो जब किडनी में खराबी हो, ब्रिक में। किडनी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? आप बोलोगे सर बैरोमीटर में मापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से। आगे देखिएगा, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि
ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आप बोलोगे सर 17 मीटर, ये तो रट लिए हैं। आगे देखिए, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु तो किसका प्रयोग करते हैं? आप बोलोगे सर इसका भी आंसर सोनार होगा, ये भी रट लिए हैं। आगे देखिए, कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है। आप बोलोगे सर इसको हटाइए ना, क्लास 10 से ये तो रटते ही आ रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? क्या सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर मंगल ग्रह को बोलते हैं। देखिए, उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो उस ग्रह का नाम बताइए जिसमें सूर्य पश्चिम से उदय होता है। देखिए करेक्ट होगा यूरेनस। यूरेनस ग्रह जो होता है ये साथियों याद रखना पश्चिम से उदय होता है, ठीक है। देखिए, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन क्या होता है? तो साथियों कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन क्या होता है? तो सौर सेल होता है, सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? देखिए, खसरा, सार्स, चेचक, ये तीनों वायरस के कारण होता है। टाइफाइड जो है ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एथलीट को क्या लेना चाहिए? तो भाई तुरंत ऊर्जा के लिए एथलीट को कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट करेक्ट होगा। दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो दूध का घनत्व को किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर में मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, लैक्टोमीटर। अगला, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? देखिए, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो याद रखिए, सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? तो भूकंप को मापते हैं, भूकंप की तीव्रता। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? देखिएगा, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो साथियों राइट आंसर होगा एक्टियोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम रोंटजन ने किया था, राइट है, ऑप्शन नंबर बी, रोंटजन। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो साथियों खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भाई सीवी रमन को प्रकाश की प्रकीर्णन के आधार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था ना। देखिए, तो क्या आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी सर, उड़ा देंगे। आगे देखो, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL ये कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो पुणे बता रहे हो ना आप, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, पुणे में ही है। आगे देखो, बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होती है। तो बेरी नामक रोग जो है ये विटामिन B1 की कमी से यानी थायमिन की कमी से होता है, राइट आएगा, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है? तो श्वसन प्रक्रम में वायु के किस घटक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं ना। आगे देखिए, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो होता है वो कंपोस्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए, कंपोस्ट। नेक्स्ट है वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में विटामिन B12 दिख रहा है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और कोबाल्ट जो है एक धातु आयन है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो भाई महासागरों में क्या होता है, महासागर का जो पानी होता है उसमें नमक होता है, और उस पानी में से शुद्ध पानी को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? आप बोलोगे सर इसको हम आसवन विधि से प्राप्त कर सकते हैं, याद रखिएगा आसवन, ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिए। आगे देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होती है। देखिए, इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये उत्सर्जित नहीं होती है? देखिए, दहन में भी उत्सर्जित होती है, श्वसन में भी उत्सर्जित होती है, किण्वन में भी उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित नहीं, ये तो अवशोषित होती है ना। प्रकाश संश्लेषण में बाहर निकलने वाला जो गैस होता है वो ऑक्सीजन होता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण। आगे देखिए, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? यहाँ राइट होगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? देखिएगा, आभूषणों को बनाते समय
सोने में मिलाई जाने वाली जो धातु होती है वो कौन सी धातु होती है? तो तांबा धातु होती है, कॉपर होता है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए पीएच प्रदर्शित करता है क्या? तो पीएच से क्या हम आकलन करते हैं? तो किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारता को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं किसके द्वारा? तो भाई दो प्रोड्यूसर गैस जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहीं अगर आपसे पूछ ले कि जल गैस है ना, यहीं अगर ये तो हो गया प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, यहीं अगर आपसे पूछे जल गैस किससे निर्मित होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से, याद रखिएगा। लौह अयस्क में लोहे का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? देखिए लौह अयस्क में लोहे का जो उत्पादन होता है वह किस प्रक्रिया से होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए राइट होगा अपचयन के द्वारा। अपचयन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लौह अयस्क से लोहे का जो उत्पादन होता है वो प्रक्रिया क्या है? तो याद रखना अपचयन प्रक्रिया। आगे देखिएगा जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो भाई जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला जो यौगिक होता है वो क्या होता है? तो भाई बेंजोइक अम्ल होता है। बेंजोइक अम्ल जो होता है ये जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट है। डोलामाइट किसका अयस्क है? तो भाई डोलामाइट किसका अयस्क है? ये मैग्नीशियम का अयस्क है साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा मैग्नीशियम का। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया जो है वो शामिल होती है? तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर अपचयन होगा, ऑप्शन नंबर बी अपचयन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है आपका प्रोटियम, एक होता है आपका ड्यूटेरियम, ठीक है, और एक होता है आपका ट्राइटियम। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा 3 समस्थानिक होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भाई खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फोटोग्राफी के काम में आने वाला जो हाइपो है इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है जो कि होता है सोडियम थायोसल्फेट, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। एस्पिरिन का रासायनिक संगठक क्या है? तो एस्पिरिन का जो रासायनिक संगठक होता है वो क्या होता है? देखिए राइट आंसर होगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक आघातवर्धीयता धातु कौन सा है? तो सर्वाधिक आघातवर्धीयता धातु होता है आपका सोना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। नेक्स्ट है लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत इनमें से कौन सा है? तो हरी सब्जियां, ऑप्शन नंबर बी। गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहोल बनाया जाता है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो भाई गैसोलीन को निम्नलिखित में से किससे मिश्रित करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल, याद रखिएगा एथिल अल्कोहल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भोजन के पकाने समय कौन सा अधिकतम नष्ट होता है? तो आप बोलोगे सर विटामिन सबसे ज्यादा नष्ट होता है, तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन। आसानी से झाग नहीं देने वाले जल को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर इसको मृदु जल बोलते, हम आपका यार कठोर जल है ना, मृदु कहाँ से होगा, कठोर जल। कठोर जल जो होता है ये आसानी से झाग नहीं देने वाला जल होता है। निम्नलिखित में से जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है? आप बोलोगे सर निकोटीन होता है, निकोटीन। नेक्स्ट है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर होती है ना, ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर। प्रेकत्व की यूनिट क्या होती है? देखिए प्रेकत्व का एसआई इकाई यूनिट, माफ करना, यूनिट पूछा है जो कि होता है हेनरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, हेनरी याद रखना। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मछली पालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। आगे देखिए किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं साथियों? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको गुरुत्व केंद्र बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्व केंद्र। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने में होता है? देखिए मैनोमीटर यंत्र का उपयोग जो है ना इससे क्या मापा जाता है? मैनोमीटर से तो गैसों का दाब मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए गैसों का दाब। कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं?
तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एंटोमोलॉजी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है, याद रखिएगा जोसेफ लिस्टर को। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आप बोलोगे सर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकिरणन बता रहे हो तो करेक्ट आएगा, प्रकिरणन के कारण होता है, याद रखिएगा प्रकिरणन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है रबर के बल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व। एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे होमवर्क के तौर पर, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। रबर के बल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है? तो आप बोलोगे सर सल्फर होता है, सल्फर। ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेढक का, मनुष्य का या गुलाब का? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, सभी साथी कमेंट करेंगे आंसर क्या होगा। साथी में कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। सभी को ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आइएगा। वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।